नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले 22 दिनों से लगभग, जब से 20 तारीख को जब से वो संसद शुरू हुई थी, उसी रोज जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और पैलेट गन छोड़ी गई, उसके बाद से लगातार अमित शाह जो है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोनों संसद में नहीं आ रहे हैं। और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि संसद में अमित शाह आकर के इस बात का जवाब दे कि पैलेट गन चलाने की और इस तरह से लाठीचार्ज बच्चियों पर, छोटी छोटी बच्चियों पर लाठीचार्ज करने की स्वीकृति किसने दी। बड़ा सवाल ये है। अब वो कोई मंत्री कह रहा है कि ये तो मजिस्ट्रेट की पावर है, और कोई कुछ कह रहा है। कल जो है संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने ये कहा था कि अ, अमित शाह जो है आना चाहते हैं संसद में, लेकिन आप उनकी बात सुनो तो आए। अरे भाई, ये क्या शर्त हुई? बात सुनने के लिए ही तो बुला रहे हैं। और फिर ये तो कोई राजाशाही राजशाही तो है नहीं कि राजा बोलेगा सब चुप रहेंगे। ये तो दरबार तो है नहीं। ये तो लोकतंत्र है, संसद है, संसद में बहस होती है, भाषण थोड़ी होता है खाली। तो ये सारी बातें, लेकिन आज भी अमित शाह नहीं आए। और संसद जो है पहले 2 बजे तक स्थगित हुई, और 2 बजे के बाद शायद पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। और संसद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि एक दो बिल जरूर बिना बहस के पास हुए हैं, उनका कोई विशेष मतलब नहीं है। फिर इधर झारखंड में भी एक आंदोलन चल रहा है। उन्होंने भी विधानसभा का घेराव किया। पंजाब में भी आंदोलन चल रहा है छात्रों का, वहां पे भी लाठीचार्ज हुआ। झारखंड में भी लाठीचार्ज हुआ। लेकिन सब में एक बात जो निकल के आई, वो ये है कि राहुल गांधी ने झारखंड के लाठीचार्ज का भी विरोध किया। और उन्होंने कहा, हम छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों से बात करो, लाठीचार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अभी तक भी दिल्ली पर जो लाठीचार्ज हुआ उसकी निंदा नहीं की। अ, आप तो मैं हमारे साथ आज रामशरण जोशी साहब हैं, और बड़े पत्रकार हैं, बहुत सालों तक संसद कवर करते रहे हैं। बाकी भी राजनीतिक क्षेत्र में काफी आप घूमते रहे हैं, घूमते हैं अभी भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था जोशी साहब कि जी। आप इस सारी घटना को कैसे देखते हैं, और पहले भी कभी ऐसा हुआ क्या? मेरे नजर में तो ये है कि भाई, कभी ऐसी घटना हो जाती थी तो सेम डे, या फिर संसद चल रही होती थी तो एक दिन बाद, या फिर जब संसद का जो सदन शुरू होती, अ, अधिवेशन शुरू होता, तब उस घटना पर जरूर चर्चा होती थी। अब ये पहली बार देखा जा रहा है कि संसद चल रही है, घटना हुई है, और कोई जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आप इन सारी चीजों को कैसे देखते हैं? पहले तो समता संदेश के दर्शकों को मेरी नमस्ते। बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया हिम्मत जी। मेरी दृष्टि में देखिए, अब संसद के ये मानसून सत्र के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। देखा जाए तो पूरा सत्र, क्योंकि 22 जुलाई को शुरू हुआ था, अब पूरा सत्र जो है एक कुरु कुरु स्वाहा हो गया। संसद के भीतर यानी दोनों सदनों में और उसके बाहर जबरदस्त हंगामा बरपा, और आज भी बरपा। यानी आज तो इस भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। और वो अनोखा दृश्य ये था कि जब सत्ता पक्ष के सांसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद प्रदर्शन, वो बाहर प्रदर्शन करें, यानी संसद भवन के परिसर में, और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग,
तो दोनों के आमने सामने टक्कर सी हुई, भिड़ंत सी। और उनका एक था संसद पक्ष, ये सत्ता पक्ष के सांसदों का कि राहुल गांधी जवाब दें, और उधर विपक्ष के सांसदों का था कि गृह मंत्री शाह और प्रधानमंत्री जवाब दें, वो माफी मांगे। यानी आज तो सोनिया गांधी ने भी इंडियन एक्सप्रेस में एक बड़ा सा लेख लिखा है, और उसमें उन्होंने मांग की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि सत्ता पक्ष की ओर जब हम जाते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से आज जो उन्होंने एक विडम्बनापूर्ण जो भूमिका निभाई वो दिखने लायक थी। वहां एक ही बात थी कि सब झारखंड में क्यों नहीं जाते। राहुल गांधी राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कि जो झारखंड की राजधानी रांची में जो हो रहा है उसमें पुलिस की कार्रवाई की ऑन रिकॉर्ड भर्त्सना की है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा शुरू, और मैं इसके को कंडम करता हूं, ये उनका शब्द है। मेरी दृष्टि में बिल्कुल सही है कि चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो या आपके रांची हो या और कोई जगह हो, युवकों की भावनाओं के साथ आपको इंसाफ करना पड़ेगा, चाहे केंद्र सरकार हो और या राज्य सरकारें, वो किसी की भी पार्टी की हो। आपने अगर जैन जी और बल्कि जैन अल्फा की बात मैं आप कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं सुनी तो निश्चित रूप से ये किसी भी दल का शासक दल है, किसी भी पार्टी का शासक दल हो, उसके लिए ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मोदी प्लस शाह की जो गुजराती जोड़ी है उसकी भयानक चरम अठधर्मिता की मैं बात कर रहा हूं कि चरम अठधर्मिता से वो काम ले रही है। विपक्ष का सिर्फ एक ही बात तो है कि कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कि भाई 20 जुलाई को जिस तरह से आपके ये काकरोच आंदोलनकारियों ने जिस तरह से वहां तक किया, उस पर जो लाठी की जो जैसे आपने बतलाई दी, उसको दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें सिर्फ एक ही छोटी सी बात है कि गृह मंत्री, होम मिनिस्टर वो आकर के जवाब दें कि क्या उन्होंने इसको आदेश दिया था। अगर आपने नहीं दिया तो क्या दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं या और कोई है, उन्होंने अपने ढंग से किया, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप इनकॉम्पिटेंट है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दो बात, इस छोटी सी चीज को इस पर जो 5 या 10 मिनट का लगता है, 5 या 10 मिनट में क्या आप निकाल नहीं सकते? जबकि संसद भवन के परिसर में वो अपने ऑफिस में प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर शाह जी दोनों आकर नियमित रूप से बैठ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो लापता हैं तो संसद के सदनों से है, यानी अब संसद भवन में आए ठीक कहीं भी घूमते रहे गलियारे में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट बहुत कवर किया। असली आपकी जो हाजिरी दर्ज होगी वो तब होगी कि जब सदन में आकर सदन की कार्रवाई में आप भाग लें। वो आपने तो भाग नहीं लिया, और इसका मतलब यह है कि आप उस सदन से लापता। तो लापता मतलब ये कि आप अपनी अर्थदर्भिता को ध्यान में रख करके, अपने नफे नुकसान को ध्यान में रख करके संसद को चलाना चाहते। कोई ये नहीं मालूम कि भाई कम से कम कितना नुकसान हो रहा है जनता का, ये समझ में आना चाहिए कि 1 घंटे में कई हजार लोग, कई लाख खर्च होते हैं संसद की पूरी कार्रवाई पर। ये आ चुका, मुझे अब इस समय ध्यान नहीं आ रहा कितना होता है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है 2 हफ्ते से ज्यादा। तीसरी बात, मांग उठी कि रांची में जो वहां के जो 14-15 दिन से जो छात्रों का, विद्यार्थियों का जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। वहां अब इसमें अगर जब वो मांग कर रहे हैं राहुल गांधी से तो कि भाई वो जवाब दें, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब ये एक नई परंपरा शुरू होगी इनमें। वो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं बिरला जी,
उनसे दिलवा दें आदेश कि प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी झारखंड के आंदोलन के बारे में अपना वक्तव्य दें। पहली बात। दूसरी बात, सत्ता पक्ष के सांसदों को मालूम होना चाहिए ये देश संघीय ढांचा है। अगर मान लीजिए आप रांची की घटना को लोकसभा में या राज्यसभा में डिस्कस करते हैं, तब तो फिर ये एक परंपरा और परिपाटी बन जाएगी कि देश के किसी भी राज्य में, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर ऐसा दंगा होता है तो इसका मतलब फिर ये कि संसद के अंदर उस पर चर्चा हो, लोग मांग करेंगे। हो सकता है कल आज का विपक्ष कल सत्ता पक्ष हो और सत्ता पक्ष आज का सत्ता पक्ष कल विपक्ष हो, मांग करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो संघीय ढांचा है उसकी जो बनावट है तो समाप्त हो जाएगी। यानी फिर निर्वाचित राज्य प्रदेश सरकार का अस्तित्व क्या रह जाएगा, पहली बात। तीसरी बात, प्रतिपक्ष का नेता हो या सत्ता पक्ष का या सांसद हो या कोई भी हो, बिना लोकसभा के और उधर राज्यसभा में वहां के चेयरमैन की अनुमति के बगैर कोई वक्तव्य दे ही नहीं सकता। तो अब ये है कि अगर मान लीजिए राहुल गांधी से वक्तव्य दिलवाना है तो आपको लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं बिरला जी, वो दें कि साहब इस पर करें आपके, क्योंकि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उसके आप हिस्सेदार हैं, कांग्रेस उसके साथ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या इस हैसियत से कल को मान लीजिए वो वहां के मुख्यमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, क्यों कि साहब आपने किस आधार पर आपने लोकसभा में बयान दिया, हमने तो आपको ऑथराइज नहीं किया, आपने प्रदेश सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, तब क्या होगा? तो एक नई ढंग की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो जाएगी। तो क्या उसके लिए तैयार है? और ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा और फिर इस पर डिस्कस होगा। तो ये एक बड़ी एम्बेरेसिंग सिचुएशन केंद्र के लिए भी हो जाएगी और प्रदेश सरकार के लिए भी हो जाएगी। इसलिए सत्ता पक्ष के सांसदों की जो मांग है मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है, ये असंवैधानिक है। ऐसी स्थिति में ठीक है, राहुल गांधी तो कल इसको कंडम कर चुके हैं और उन्होंने कहा मैं पूरी तरह से विद्यार्थियों के साथ हूँ। और आज प्रियंका गांधी ने भी जब मुठभेड़ हुई सत्ता पक्ष के सांसदों से मकर द्वार के सामने, तो उन्होंने कहा कह दिया कि राहुल गांधी ने तो पहले ही वक्तव्य जारी कर दिया है। ऐसी थी तो, लेकिन मुझे सबसे बड़ा खतरा ये दिखाई दे रहा है, हिम्मत जी इसको ध्यान से सुन, कि हम अगले 2-3 दिन के बाद 15 अगस्त आने वाला है और भारत अपनी आजादी का 80वां जन्म दिवस मनाएगा, 80th ईयर सेलिब्रेट। और प्रधानमंत्री, भाजपा के प्रधानमंत्री या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वो 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इस 12 साल में मजबूत हुई है या नहीं। मैं समझता हूं कि 12 साल में लोकतांत्रिक संस्था जो लोकतंत्र की जो कार्यशैली है वो मजबूत नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि ये एक कुलीन तंत्र में या एक तंत्र में लोकतंत्र बदलता जा रहा है। तो बहुत सिस्टमेटिकली तो उसको तब्दील किया जा रहा है लोकतंत्र को आपके कुलीन तंत्र में या एक तंत्र में। क्यों कि सब जानते हैं ये एक बड़ा नैरेटिव और सबकी धारणा ये है कि श्री नरेंद्र मोदी प्लस श्री अमित शाह दोनों ही इस पूरी भाजपा की सरकार को चला रहे हैं। यानी ये कहा जाए संघ परिवार की पूरी जो है शक्ति उसको चला रहे हैं, उसको हाँक रहे हैं, मत चला नहीं रहे, हाँक रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो लोकतंत्र का जो एक बड़ा एक व्यापक और बहुआयामी बहुस्तरीय जो रूप और आकार प्रकार और शैली है, कार्यशैली, आज वो 1-2 या चंद व्यक्तियों में सिमटती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है
और 80वां जब हम लोग आजादी का दिन मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, ऐसे समय में हमको यह आत्ममंथन की जरूरत है कि क्या इस बार 13 साल में, भरा 13 साल में हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ या बड़ा हुआ। तो मैं अभी यहाँ सर ये रुकता हूँ क्योंकि यह आत्ममंथन का समय आ चुका है। जी सर, मेरा मेरा एक सवाल आपसे है कि जी एक तो ये है कि लोकतंत्र तो कमजोर हुआ ही है, खैर, लेकिन ये जी जो संघीय शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ, जो जी उसको भी ये कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जीएसटी से किया, बाद में इन्होंने कॉपरेटिव में ऐसे प्रावधान किए कि जो स्टेट की कॉपरेटिव में भी इनका दखल होने लग गया। और अब अभी आया है कि माइनिंग सेक्टर में जो राज्यों के अधिकार है टैक्स का और उस पे पेनल्टी वगैरह का, वो भी अब नया कानून ला रहे हैं जिससे ये उसको भी मार देंगे। मतलब राज्यों के जो भी रेवेन्यू के जितने भी सोर्स हैं, उन सबको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर राज्य कैसे चलेंगे? एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये सरकार और आरएसएस और भाजपा और सरकार तीनों क्या लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल ये है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि लोकतंत्र रहे। और ये तो अगर इनको मौका नहीं मिला, और अगर मौका मिल जाएगा तो ये पूरे संविधान में एक तंत्रीय शासन व्यवस्था लागू करने की बात करेंगे, संविधान ही बदल देंगे। देखिए हिम्मत जी, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। पहली सूची केंद्र की सूची, दूसरी सूची राज्य की सूची, तीसरी सूची समवर्ती, यानी केंद्र और राज्य दोनों उसके अंदर अपने अपने बना सकते हैं। तो ये तीनों तो, लेकिन पिछले 12 साल में मैंने जैसा कि पहले कहा, बहुत सिस्टमेटिकली जो संघीय कार्यशैली है उसको लोग, उसको ये बहुत धीरे से उसका हाशियाकरण करते जा रहे हैं। क्यों? क्या अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगर आप शुरू से देखें तो वो ये मान के चलते हैं कि हर तरह की प्रति शासन प्रणाली, यानी एक ऐसा इस तरह की तो नहीं, इसीलिए उन्होंने एक नारा भी दिया, एक राष्ट्र और एक चुनाव। तो इसका मतलब ये कि वो शुरू से उनका ये रहा है कि हम भारत को 4-5 उसमें जोन में बांटें और उसके हिसाब से उसको चलाएं। यानी वो सत्ता का जितना अधिक से अधिक केंद्रीकरण कर सकते हैं, करना चाहते हैं। ये 12 साल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। उस आपने जैसे कि आपने कहा कि वित्तीय सूची, वित्तीय अधिकार तो केंद्र के हमारे प्रदेशों के बिल्कुल बहुत ही न्यूनतम कर दिए गए हैं। न तो इतना ही नहीं, आपको शायद याद करिए, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी और दूसरे भी, उन्होंने कई बार केंद्र से कहा कि हमारे जीएसटी के अंतर्गत जो आपने हमारा हिस्सा बनता है, कम से कम वही वापस करो। वही मैं कह रहा हूँ। वो भी, अच्छा ये खाली वेस्ट बंगाल ही नहीं और जगह का, कई राज्यों का ही है कि जीएसटी का है, नरेगा का है। केंद्र यानी जो वो है दूसरा, माने जो आप जो मिनरल वेल्थ है उसके माध्यम से जो आप लेते हैं, तो उसमें प्रदेश सरकारों का एक हिस्सा हुआ है, संविधान में ये व्यवस्था है, लेकिन आप लौटाते नहीं है। नतीजा क्या होता है कि फिर वो आप उनको एक तरह से, बड़ा शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि आप हर हिसाब से चलें। केरल की भी यही शिकायत रही है, कईयों की रही है। तो इसका मतलब ये कि आप फिर जो होते हैं गवर्नर के माध्यम से उसकी देखा जाए तो उनकी वो जो है नाक मरोड़ने की कोशिश करते हैं, कान ऐंठने की कोशिश करते हैं। ये किसका गवर्नर तो तो पश्चिम बंगाल में भी रहा, केरल में भी रहा, गवर्नर केरल तो में भी रहा, सुपर चीफ हर जगह मिनिस्टर है है। ये हालत है। गवर्नर तो सुपर चीफ तो वो मिनिस्टर है। दरअसल वो सुपर चीफ माने निर्वाचित सरकार, निर्वाचित मुख्यमंत्री, उसका कोई वजूद ही नहीं। यानी अगर गवर्नर को ही करना है तो फिर तो इसलिए वो चाहते ही नहीं कि मतलब निर्वाचित मुख्यमंत्री कुछ चले। तो हम जो केंद्र से हम जो गवर्नर भेजते हैं, तो ये ठीक वैसा ही हुआ। याद करिए जो ब्रिटिश रेज में था 1947 से पहले जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, गवर्नर जनरल हुआ करते थे,
और वो ऑर्डर देते थे। तो इसका मतलब फिर आजादी कहाँ रही? इसलिए मैंने कहा कि ये आज 80वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, तो ये आत्ममंथन का, आत्मदर्शन का, आत्म आलोचना का समय है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या चंद लोगों की मुट्ठियों में सिमटता जा रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने देखा कि संविधान आज सबसे बड़ी स्थिति, दो दो जो संवैधानिक संस्था है हमारी, चुनाव आयोग, आज उसकी क्या हैसियत रह गई है? उस पर कोई विश्वास ही नहीं कर पा रहा। दूसरा सबसे बड़ी जिसकी साख जो अभी बहुत ही देखा जाए, मैं तो ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसको उसकी साख पर भी एक तरह से बट्टा लग चुका है, वो है आपका न्यायपालिका। और आपने देखा भी पिछले 2 दिन पहले ही कि उसके मुख्य न्यायाधीश शायद सूर्यकांत जी, है ना, यही नाम है ना उनका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको वहां पे आने से हैदराबाद के छात्रों ने कहा कि हम इनको अपने कन्वोकेशन में नहीं बुलाते, हमारा कोई विश्वास नहीं है, हम इनसे डिग्री नहीं अच्छा। लेंगे। यानी चीफ, यही तो कहा हम डिग्री नहीं लेंगे। तो अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में ये ऐसी धारणा विधि के छात्रों में बन जाए, लॉ के स्टूडेंट से वहां बन जाए, तो आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका की कैसी स्थिति होगी। क्यों कि राज्य की 3 मुख्य संस्थाएं हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और इसके बाद प्रेस पालिका या मीडिया पालिका, इसको चौथा स्तंभ मानते हैं, उसके ऊपर तो हम लोग अभी कोई चर्चा नहीं करें। तो आज लेकिन राज्य की जो 3 पालिकाएं हैं, उनके तीनों की साख जो है आज बिल्कुल उस पर है, संदेहास्पद बन चुकी है, लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अगर लोगों का विश्वास होता तो मेरा तो ये कहना है कि ये आक्रोश जनता पार्टी का आंदोलन ही नहीं होता। बिल्कुल सही बात। तो हुआ, वो होता ही नहीं है। देखिए किस तरह से आपके पेपर लीक हुए और उसकी पूरी व्यवस्था आप लोगों ने नहीं की। ये तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो संस्थाएं हैं, पेपर लीक में तो आप सर पेपर लीक में तो आज जो खुलासे हुए हैं वो तो और भयंकर हैं। वो कह रहे हैं कि सिस्टम ने ही लीक करवाए पेपर। हाँ और हाँ वही सिस्टम में जो जिनसे पेपर सेट करवाए उन्होंने ही इसको बेचे हैं। नहीं तो आपको याद दिला दूं हिम्मत जी, आपको याद है कि पूना की एक प्रोफेसर थी, नाम भूल रहा हूं, जिसकी तस्वीर कुलकर्णी। आपके शिक्षा मंत्री प्रधान के साथ देखी गई, और वो फिर गिरफ्तार भी हुई क्योंकि पेपर सेटर थी वो, और वो प्रधान जी के साथ उनकी तस्वीरें हैं। तो ये तो इसका मतलब कि जो सिस्टम के संचालक हैं वही इसको कर रहे हैं। तो इसीलिए तो आज जो इतना बड़ा जो आक्रोश, जो गुस्सा हुआ है शिक्षा को लेकर के, इसीलिए तो इस छोटी सी बात को लेकर के हमारे अमित शाह जी क्या संसद के किसी भी सदन में कह नहीं सकते कि हाँ मुझसे गलती हुई या मैंने नहीं दिया। कम से कम यही कहते हैं मैंने नहीं दिया, और वो कमिश्नर ने या जो भी है उसने अपने स्वेच्छा से कर दिया, तो फिर सवाल उठेगा आपने कार्रवाई क्या की, तो ये भी बता दीजिए कि हाँ हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मैं यहाँ ये भी याद दिला दूं आपके दर्शकों को कि जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो पहले थे उनको अचानक बदला गया, रात को बदला, और आईबी के पुलिस कमिश्नर को लाया गया रातों रात, तो वो तो आपके विश्वास पात्र हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने कोई ऐसे ये पैलेट गन चलाने की या आपको गैस, ये टीयर गैस छोड़ने की, लाठी चार्ज की, अगर मान लें कार्रवाई पुलिस ने की, तो निश्चित रूप से आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको मालूम नहीं है तो राहुल गांधी का ये शब्द है ना कि अगर आप कल्प्रिट नहीं हैं तो फिर सवाल होगा इनकॉम्पिटेंट, यानी आप नाकार हैं कि आप दिल्ली में रहते हुए आपको मालूम नहीं हुआ, आपकी नाक के तले ही सब कुछ हुआ। और यही मुझे वो घटना याद आती है, शायद आपको भी याद होगा 1966 के अंदर जो गौ रक्षा आंदोलन चला था, तो मेरे सामने की बात, नंदा जी ने इस्तीफा दिया था भवन में, और उसमें 7-8 लोग तक मर गए थे,
तो उनकी शवों को मैंने वो देखा था, वो ऑल इंडिया रेडियो के लॉन पे। उस समय होम मिनिस्टर थे गुलजार लाल नंदा, गुलजार लाल और नंदा। और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और शाम तक उनका इस्तीफा हो गया था। हाँ, इस्तीफा शाम दिया था। तक उनको इस्तीफा दे दिया था। अरे इतना ही नहीं, शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल। वो तो अभी की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। हाँ। तो ऐसे में तो क्या ये अमित शाह जी क्या कोई सुरखाप के पर लगे हैं? क्या वो मान के चलते हैं कि वो भी नॉन बायोलॉजिकल है? हमारे वो तो प्रधानमंत्री तो हैं। वो तो सर राजनाथ सिंह जी ने कहा ना, ये बीजेपी की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। अब तो इस्तीफा हुआ, शुरुआत तो हुई, लेकिन कहना मतलब ये देखिए, ये हठ धर्मिता है। आप ये पूरी लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में आप दिखाई दे रहे हैं। ये उसको उसको उसकी हत्या के लक्षण सामने आ रहे हैं लोग। एक कि आप एक और कहो सवाल है सर कि कि संविधान के वो एक सेकंड, संविधान के जो दस्ताने पहन करके संविधान को कई गला और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, संविधान के दस्ताने पहन। मैं ये बोले कह रहा था कि एक और सवाल ये है, जैसे इन्होंने अभी दिखाने की कोशिश की कि हमने कड़ा बिल पास कर दिया है, कड़ा कानून बना दिया है, और इससे जो है, तो क्या ये कानून बनाने से शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो जाएगा? और केवल शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से काम नहीं चलेगा सर। शिक्षा व्यवस्था के साथ वित्त व्यवस्था को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा कभी रोजगार पैदा नहीं करती है, रोजगार पैदा करती है अर्थव्यवस्था। शिक्षा केवल व्यक्ति को उस रोजगार के योग्य बनाती है। तो जब तक शिक्षा व्यवस्था और रोजगार और अर्थव्यवस्था तीनों में सुधार नहीं होगा, तब तक तो काम बनेगा नहीं। ठीक है, आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। शिक्षा तो संपूर्ण व्यवस्था का एक अंग है, एक हिस्सा है। जी। और आपको याद होगा कि नेहरू जी के जमाने में कोठारी कमीशन शिक्षा को लेकर के बनाया गया, और उसमें बाकायदा शिक्षा में सुधार, दुनिया से सुधार लाने के लिए, क्योंकि भारतीय स्थिति को ध्यान में रख करके उन्होंने बताए थे। उसके बाद भी शिक्षा में सुधार की बड़ी बातें उठी, और यहाँ तक हुआ कि 6% प्रोविजन होना चाहिए, और नरसिम्हा राव के जमाने तक 4.5 तक हुआ। आपने वो घटा करके 2.5% कर दिया, 2-2.5%। यानी यानी इसका मतलब कि आपको शिक्षा की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए करीब 1 लाख जो सरकारी आंकड़े साझा लोग जो कि संसद में रखे गए थे इसी साल, कि 1 लाख से ज्यादा स्कूल, बंद हो गए। सरकारी स्कूल, वो बंद हो गए हैं। ये स्थिति है। और आपने सुना ही है कि आपके ये जो आपका जो जैन अल्फा जैन अल्फा के जो बच्चों ने जो बच्चों ने हड़ताल 10वीं की है। क्लास, 8वीं क्लास, 7वीं क्लास, अपने राजस्थान में भी हुआ, हाँ। आपके मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली में, छोटे छोटे बच्चे जो 8वें, और क्या छोटी छोटी मांगे, हाँ। यानी कोई मांगे भी है कि हमारी कमरे में, क्लासरूम में एक पंखा ही लगवा दीजिए। पंखा लगवा दीजिए, विद्यार्थी और बाथरूम की छात्राएं मांग व्यवस्था कर रही करवा हैं, दीजिए, पानी की व्यवस्था कर, छात्राएं मांग कर रही है कि हमारे लिए टॉयलेट का एक अलग से टॉयलेट की व्यवस्था करवा व्यवस्था कर दीजिए। दीजिए। फिर छोटी और छोटी सी मांग कि एक कई स्कूलों में यानी टीचर्स नहीं है, टीचर मंगवाए। एक टीचर, वही एक शिक्षक 5-5, 6-6 कक्षाएं एक साथ दे रहा है, तो कम से कम शिक्षक की व्यवस्था आप कर दी। मुझे आप बताइए, वो आपसे कोई चांद सूरज तो मांग नहीं रहे थे, आपसे ये मांग तो नहीं रहे थे कि हमें बहुत बड़ा वो एयरपोर्ट दीजिए या बंदरगाह दीजिए या 5 स्टार होटल। अरे इतनी सी जब आप, अरे अयोध्या में जब करोड़ों रुपए की चंदा चोरी हो जाती है, मुझे आश्चर्य होता है हिम्मत जी कि हमारी इंटेलेक्चुअल को क्या हो गया है, हमारी संघ परिवार को क्या हो गया है कि संघ परिवार जो अपना कहता है कि मैं भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा, भारतीय परंपरा, और हमारे ऋषि ऐसे थे जो विश्व गुरु हुआ करते थे, फलाना ठिकाना सब थे, आर्यभट्ट सब भी थे। हो गए सर। तो आप अपने बच्चों को ये टाटपट्टी की व्यवस्था नहीं कर सकते, शिक्षक की व्यवस्था नहीं कर सकते, पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते। और मंदिर में जिस तरह से आजकल जो कांवड़ियों का जो चल रहा है कावड़ी। सड़कों पर,
कावड़े, यानी आप सोचेंगे वहां पे डांस हो रहा है, लड़कियों के डांस हो रहे हैं, ये बताइए, मुझे बताइए कहाँ है। अब आपको याद करिए, जब जो हमारे योगी जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे उत्तर सर प्रदेश के, और कंक्लूड करिए सर, पहले, खत्म हो गया समय। हाँ, तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे कांवड़ियों। तो ऐसे में अगर आप शिक्षा में सुधार नहीं करेंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग गंवार भारत बसे, आने वाली पीढ़ी गंवार बने? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकतंत्र को लेकर के आत्मनिरीक्षण होना चाहिए और हर धर्मिता को छोड़ना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करें। ये 80वां धर्म दिवस के अवसर पर हम सर ये ये संकल्प लें। सर ये जो बात है शिक्षा की, तो बहुत सारे लोग ये मतलब इन्हीं के लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि तुम पढ़ लोगे तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा। तो बच्चों को पढ़ाने का मतलब ये चाहते ही नहीं है कि बच्चे पढ़ें, हमारे यहाँ मजदूरी करें और यही काम करें, जो भी है खैर। क्या और बंधुआ, और ये आरएसएस नहीं मैं वाला क्या, जो सामंतशाही और बंधुआ मजदूरी और गुलामगिरी रखना चाहते हैं? हाँ बस वही बात है, गुलामगिरी। बिल्कुल वही वही चाहते हैं ये। और आरएसएस का जहां तक सवाल है, वो कभी भी प्रगतिशील नहीं थी और हमेशा बिल्कुल, दकियानूसी बात करती रही और पीछे खींचने की बात ही करती है हमेशा। और आज अभी भी भी, प्रतिगामी है। अभी आपको मैं मतलब टाइम अब खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अभी 4 जनों के भाषण हुए। मैंने उनका जी। रिकॉर्ड किया है, मैंने एक वीडियो बनाया उसमें। और उसमें राहुल गांधी का जो भाषण हुआ इलाहाबाद में, नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ आईआईटी में, और आपके ये भागवत जी का मतलब साक्षात हुआ बॉम्बे में, और आनंदीबेन पटेल का गोरखपुर यूनिवर्सिटी। आप चारों भाषणों को कंपेयर करिए, आप पाएंगे कि ये तीनों जो दुष्ट हैं, ये बिल्कुल सड़ी हुई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल गांधी थोड़ा सवाल करने की बात कर रहा है कि व्यवस्था से सवाल करना करो। यही चाहिए, तो यही ये बात है, क्रिटिकल। तो यही बात है कि जब तक जी। हम सवाल कर नहीं करेंगे और सवाल के जवाब नहीं देंगे, तब तक व्यवस्था कैसे सुधर सकती है। तो इसी तो बात हम के तो ऊपर हम इसको। नहीं, अंत में कि हाँ, आप सवाल की बात है ना, हमारे मोदी जी ने 12 साल से एक भी प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कॉन्फ्रेंस नहीं की की। जहां सवाल और उत्तर, सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना जरूरी है प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी जनप्रतिनिधि के। तो हमारे जो शिखर के जनसेवक अपने आप को जो घोषित करते हैं स्वयं, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की 12 साल उससे भी बड़ी बात यह है और क्या सर कहें। कि हमारे फॉरेन मंत्रालय के अधिकारी ये कह रहे हैं कि वो मन की बात करते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इसी बेवकूफ पर जी हैं। खत्म करते हैं इसको। और जी बेवकूफ। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत आभार जोशी जी, आप पधारे और हमारे इस दर्शकों को सही बात बताने की कोशिश की। और हमारे दर्शक भी आपसे लाभान्वित हुए होंगे। अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। कमेंट बॉक्स में जाएं, ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और लोगों को फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को, परिजनों को, और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार होगा, सरकार की ज़्यादा पोल खुलेगी और लोगों को ये समझ में आएगा कि सवाल पूछना कितना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार सर।